गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए साइंस का अगली टॉपिक है ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में हमको संबंध यहाँ पर बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये लिखा गया कि जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो किसी भी दर्पण का द्वारक, दर्पण के द्वारक से मतलब कोई दर्पण बना लिया गया। ये कौन सा दर्पण है बच्चों? अवतल दर्पण। ये इसका ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी और इसके मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं ये जो रेस है ए है और बी है, ये पॉइंट ए पर गिरा। ठीक है, तो ये M1 और M2 दर्पण का क्या होगा? द्वारक होगा। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, ये होगी वक्रता त्रिज्या पूरा C से लेकर P तक की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मीन्स F = R/2। हमको इसी का प्रूफ करना है। ठीक है, सिद्ध देखिए इसका। सबसे पहले ये जो फिगर बना है इसकी रचना लिख देते हैं। M1 M2 कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। ये कोई अवतल दर्पण हो गया जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F है। ठीक है, कोई प्रकाश की किरण B दर्पण के बिंदु A पर गिरती है और परावर्तन के पश्चात इसके मुख्य फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, तो मुख्य फोकस ये वक्रता जो केंद्र है इससे यहाँ जहां गिर रही किरण, इस पर एक लंब रेखा डाल दी गई। ये क्या हो गया? C एक लंब हो गया इन दोनों कोणों के बीच का। ठीक, तो यहां से कोण BAC बराबर कोण CAF। ये कैसे आया? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। ये परावर्तन के नियम से, क्योंकि CA एक लंब रेखा है तो कोण BAF को ये दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। पहला होगा कोण BAC, दूसरा कोण CAF। कोण BAC ये वाला कोण और नीचे वाला कोण हो गया CAF। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। अगला होगा कि कोण BAC बराबर यही कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? तो पहले तो कोण का नाम लिखते हैं ACF, कोण ACF होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी से होगा? एकांतर कोण से, एकांतर कोण। ये दोनों कौन से कोण होंगे? एकांतर कोण होंगे। यहाँ पर ये कोण BAC बराबर कोण ACF, ये दोनों एकांतर कोण हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से कोण BAC दोनों में है तो इसको कैंसिल कर देंगे तो दोनों का राइट ले लेंगे। कोण CAF बराबर कोण ACF। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर होते हैं, यहाँ पर ये कोण लिया गया है और ये कोण, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तो दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी होगी उसी से। तो ये बीच वाला इसका साइड निकाल लेते हैं, तो भुजा CF बराबर ये किसके होगा?
ए एफ की, तो भुजा सी एफ बराबर ए एफ के हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये ए एफ देखिए, ए और एफ नीचे, इसको इक्वेशन मान लीजिए थी। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, तब P, जो ये बिंदु P है, A के बहुत समीप होगा, या फिर बिंदु A बिंदु P के बहुत समीप होगा, बिंदु P के समीप होगा। जब ये इसके समीप होगा तो इसको लिखा जा सकता है यहां से, पहले तो जो PF अगर समीप होगा तो इसको क्या लिखेंगे हम, AF की जगह PF कर देंगे, इज इक्वल टू AF की। PF किसके इक्वल आ रहा है, AF के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इक्वेशन 4 बाय यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, मतलब समीकरण 3 और 4 का प्रयोग करने पर, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा, AF दोनों साइड बराबर है, तो यहां से लिख सकते हैं CF बराबर PF। ठीक है फ्रेंड्स, CF का मान PF के बराबर आएगा, CF बराबर PF, दोनों आपस में इक्वल हो गए। आपको पता है कि CP बराबर, इसको क्या कहोगे, CP बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरी भुजा हो गई, इसका सम प्लस इसका सम, दोनों को जोड़ दो, CF प्लस PF। CP क्या होता है, इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं किसी दर्पण की, स्मॉल r से, और जो CF या PF आएगा ये फोकस दूरी होगी इसकी, तो इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर लो, इसको F प्लस F। ठीक है, तो R इज इक्वल टू 2F, यहां से F इज इक्वल टू R बाई 2। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि किसी दर्पण का द्वारक जब अगर छोटा होता है तो वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की आधी होती है, सॉरी दोगुनी होती है ना, या वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये तो अवतल दर्पण के लिए था, इसी प्रकार से उत्तल दर्पण के लिए भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं। उत्तल दर्पण के लिए भी निकालेंगे तो F इज इक्वल टू R बाई 2 आएगा। ठीक है, वो होमवर्क है, आप लोग अपने से कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक, दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम। जो दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए मुख्य रूप से 3 नियम दिए गए हैं, 3 नियम होते हैं। पहला नियम है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, किसी दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ये कोई अवतल दर्पण, यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई या मुख्य फोकस पर से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से होकर जाएगी या फिर आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, एक बार फिर से, किसी दर्पण के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, किसी दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये अवतल दर्पण के लिए है, ये उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए आती हुई प्रतीत होगी, जबकि अवतल दर्पण से होकर के जाएगा। ठीक है फ्रेंड, दूसरा होता है किसी दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है या किसी दर्पण में
चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के ये क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। तीसरा होता है इसी दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट आती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर अवतल दर्पण में लौट के आ जा रही है, जबकि यहाँ उत्तल के लिए आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिबिंब बनाने के लिए, ये तीनों ही याद होने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आगे अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।